Hi guys, welcome to the Bureaucrats Factory. My name is Varun Pradhan and in this lecture we are going to cover Central Vigilance Commission Act 2003. This is the part 3 of lecture. यदि आपने अब तक part 1 और part 2 नहीं देखा है तो आप उन्हें चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज से हम शुरू करेंगे पार्ट 3 ऑफ सीवीसी एक्ट, चैप्टर 5 से हमें पढ़ना है सेक्शन 15 ऑनवर्ड्स। तो सेक्शन 15 मिसलेनियस टॉपिक्स को कवर करता है और ये कहता है कि कोई भी लीगल प्रोसीडिंग या प्रोसिक्यूशन नहीं होगा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स और कमीशन या फिर अदर स्टाफ जैसे सेक्रेटरी एक्सेट्रा के अगेंस्ट यदि उन्होंने इस एक्ट के अंडर में कोई भी चीज़ की है गुड फेथ में, सद्भावपूर्ण किए गए किसी भी कार्य के अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूशन या प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। ये कहता है सेक्शन 15। ठीक है। सेक्शन 16 जो है एक बड़ी जनरल सी बात कहता है। ये कहता है कि द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेक्रेटरी और पूरा कमीशन का स्टाफ जो है उसको पब्लिक सर्वेंट समझा जाएगा। पब्लिक सर्वेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। तो सभी आयुक्त और जो सचिव हैं और जो पूरा स्टाफ है उसको लोक सेवक माना जाएगा। ठीक है। सेक्शन 17 कहता है कि यदि कमीशन ने कोई रेफरेंस किया है किसी एजेंसी के लिए कि एक इंक्वायरी उस एजेंसी को होल्ड करनी चाहिए तो उस एजेंसी का ये ड्यूटी बनता है कि वो कमीशन को रिपोर्ट करे। ठीक है। वो कमीशन को अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड करे। ये हो गया सबसेक्शन 1 17 का। 17 का सबसेक्शन 2 कहता है कि कमीशन को इस रिसीट के बाद क्या करेगा कमीशन, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेगा जो भी रेलेवेंट हैं और आफ्टर कंसीडरिंग ऑल दोज रेलेवेंट फैक्टर्स कमीशन विल एडवाइज दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। केंद्र सरकार को एडवाइस देगा या फिर जिस भी कॉरपोरेशन से रिलेटेड वो मामला है उनको एडवाइस देगा कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए उस पर्टिकुलर केस में। ठीक है। ये 17 का सबसेक्शन 2 था। सबसेक्शन 3 कहता है जब कमीशन उन्हें एडवाइस करे सेंट्रल गवर्नमेंट को या कॉरपोरेशन को या गवर्नमेंट कंपनीज को, सोसाइटीज को या लोकल अथॉरिटीज को, तो the advice given by commission shall be considered। ठीक है। shall be considered and appropriate action shall be taken। यानी कि यहाँ पर एडवाइस जो है वो डिस्क्रिशनरी नहीं, एक तरह से बाइंडिंग इफेक्ट रहेगी, बाध्यकारी होगी वो सलाह। ठीक है। लेकिन एक प्रोविजन इसमें दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन एक्सेट्रा जो है एग्री नहीं हो रही हैं एडवाइस से। ठीक है। If they disagree with the advice of commission, the government or those companies, societies, etc. shall, for the reasons to be recorded in writing, communicate the same to commission। वो commission को written में बताएंगे कि क्यों वे disagree करते हैं commission की दी हुई सलाह से। ठीक है। ये था सेक्शन 17। सेक्शन 18 पर आते हैं। सेक्शन 18 कहता है द कमीशन में कॉल फॉर रिपोर्ट्स, रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉरपोरेशंस, सोसाइटीज एंड अदर लोकल अथॉरिटीज ओन्ड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट so as to enable it to exercise general supervision over the vigilance। ठीक है। क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक जनरल सुपरविजन रखता है विजिलेंस के मामलों में और एंटी करप्शन वर्क में, तो वो रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट, रिटर्न एक्सेट्रा मांग सकती है गवर्नमेंट कंपनी से, अथॉरिटी से, इन सब से। ये था सेक्शन
18। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर, सेक्शन 19। सेक्शन 19 कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इन मेकिंग एनी रूल्स और रेगुलेशंस governing the vigilance or disciplinary matters relating to person appointed to public services and post in connection with the affairs of union or to members of all India service consult the कमीशन। यानी कि विजिलेंस या डिसिप्लिनरी मैटर से रिलेटेड कोई भी रूल्स या रेगुलेशन जब गवर्नमेंट बनाएगी तब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से एडवाइस ली जाएगी या कंसल्टेशन किया जाएगा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 20 देखते हैं। सेक्शन 20 सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है किस चीज के लिए? रूल्स बनाने के लिए। तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, हु मे मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट? सो द पावर इज वेस्टेड इन हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे बनाएगी? बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट उसको पब्लिश करेगी। ठीक है, इसका सबसेक्शन 2 कहता है इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉलोइंग पावर्स सच रूल में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली। कुल मिलाकर किन विषयों पर, किन सब्जेक्ट्स पर या किन इश्यूज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, वो बात कह रहा है सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 20 जो कहता है नंबर 1 द मेंबर्स ऑफ स्टाफ, उनका नंबर कितना होगा और उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होंगी। अंडर सेक्शन 7 इससे रिलेटेड रूल्स बनाएगा। Any other power of civil code to be prescribed under clause F of section 11। section 11 आपको याद आ रहा होगा, उसमें जो clause F है वो कहता है कि the commission shall have powers of civil code which may be prescribed by central government। तो वो powers भी assign कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। thirdly या C any matter related any other matter which is required to be or may be prescribed, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नेसेसरी है इस एक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए, इस एक्ट के पर्पस को अकम्प्लिश करने के लिए, तो वो सारे रूल्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 20। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 21। सेक्शन 21 कहता है द कमीशन में विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल होना जरूरी होगा इस कंडीशन में। बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट मेक regulations not inconsistent with the act and the rules made thereunder to provide for all the matters for which provision is expedient for the purpose of giving effect to the provision। यानी कि 20 में जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है रूल्स रेगुलेशंस बनाने की, उसी तरह की एक पावर कमीशन के स्वयं के पास भी होती है। कमीशन अपनी फंक्शनिंग के लिए खुद भी रेगुलेशंस बना सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी होगा प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और इस 21 का सब सेक्शन 2 बताता है कि कौन कौन से वो मैटर्स होंगे जिनसे रिलेटेड रेगुलेशन कमीशन खुद बना सकता है। सो नंबर 1 ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द सेक्रेटरी। ठीक है, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द सेक्रेटरी से रिलेटेड कोई भी रेगुलेशन कमीशन बना सकता है। बी प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कमीशन अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9, इससे रिलेटेड भी वो लॉ बना सकता है। सेक्शन 9 हमने पार्ट 2 में कवर किया था, आप उसे जरूर देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सेक्शन 22। एवरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर बी Clause B of subsection 2 of section 8 and every rule made by central government and every regulation made by commission under this act shall be laid as soon as maybe after it is issued or made before each house of parliament। ठीक है, each house of parliament क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो
प्रीमियर लेजिस्लेटिव बॉडी है हमारी कंट्री की, हमारे देश से रिलेटेड सारे लॉज जो हैं वो बनाने का प्राइमरी फंक्शन पार्लियामेंट के पास है। इसलिए ये सारे लॉज जो हैं या रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं वो सारे पार्लियामेंट के दोनों सदन के सामने टेबल अप करने पड़ेंगे जब वो सदन या पार्लियामेंट सेशन में होगी फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज, है ना। विद इन 30 डेज उनको ले डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये जो 30 डेज का पीरियड है ये सक्सेसिव सेशंस में भी हो सकता है, ईदर इट कैन बी इन वन सेशन और 2 or more सक्सेसिव सेशंस। And before the expiry of the session, immediately following the session or the successive session aforesaid, both the house agree in making any modification in the notification or the rule or the regulation, or both the house agrees that the notification or the rule or regulation should not be made। कुल मिलाकर यदि हाउसेस कोई अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या फिर डिसएग्री करना चाहते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, हैव इफेक्ट ओनली इन सच मॉडिफाइड फॉर्म और बी ऑफ नो इफेक्ट, यानी कि पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है अंडर सेक्शन 22। और यदि पार्लियामेंट उसको अमेंड करता है तो वो अमेंडमेंट के साथ अप्रूव माना जाएगा, और यदि उसे रिजेक्ट करता है देन सच रेगुलेशन और नोटिफिकेशन और रूल एक्सेट्रा शैल हैव नो इफेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये पार्लियामेंट की पावर को बता रहा है कि पार्लियामेंट का एक हायर पावर है इनके अप्रूवल को लेकर, ठीक है। सेक्शन 23 का सबसेक्शन 1 देखते हैं। इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेस in giving effect to the provisions of this act, the central government may, by order not inconsistent with the provision of that act, remove the difficulty। कौन रिमूव करेगा डिफिकल्टी जी? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन वो रिमूवल जो है इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, इट शैल बी इन द हार्मनी विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, राइट। लेकिन इसका एक प्रोविजन दिया हुआ है, no such order shall be made after the expiry of a period of 2 years from the commencement of this act, ठीक है। इस एक्ट के कमेंसमेंट के 2 साल बाद कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया जा सकता सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और इसका सबसेक्शन 2 है, वो कहता है कि यदि इस तरह का कोई ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए, तो ऐसे ऑर्डर को भी क्या करना होगा, इट शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, 24वां सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 24 कहता है, with effect from constitution of the commission under subsection 1 of section 3, the Central Vigilance Commission set up by resolution of the Government of India and the Ministry of Home Affairs number this days on 11 February 1964, hereafter referred in this section as existing Vigilance Commission, shall insofar as the function are not inconsistent with the provision of this act continue to discharge the said functions, ठीक है। यानी कि जब से इस एक्ट के सेक्शन 3 के अंडर जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बन जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा आप याद करिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इनिशियली क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन के बेसिस पर 1964 में पहली बार सीवीसी बनाया था, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा उस एग्जिस्टिंग विजिलेंस कमीशन का, एग्जिस्टिंग विजिलेंस कमीशन यानी जो 1964 में बना था, ठीक है, तो वो कंटिन्यू करेगा किस एक्सटेंट तक, टू द एक्सटेंट नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। यानी कि कोई ऑलरेडी पेंडिंग फंक्शन जो वो डिस्चार्ज कर रहे होंगे वो डिस्चार्ज करेंगे, लेकिन इन हार्मनी विद दिस एक्ट और एज पर दिस एक्ट, ठीक है। सेकेंडरीली इसका
क्लॉज ए देखें, ऑल द एक्शन एंड डिसीजन टेकन बाय द विजिलेंस कमीशन इन सो फार एज सच एक्शन आर relatable to the function of commissions constituted under this act shall be deemed to have been taken by the commission। यानी कि इस एक्ट के आने के पहले जो कमीशन थी उसके सारे एक्शन से डिसीजन जो इस एक्ट से कंसिस्टेंट होंगे उन्हें यही माना जाएगा कि वो इस एक्ट के अंडर कॉन्स्टिट्यूटेड कमीशन ने ही लिया है। ठीक है। बी कहता है ऑल द प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर विजिलेंस कमीशन इन सो फार एज सच प्रोसीडिंग रिलेट टू द फंक्शंस ऑफ कमीशन शैल बी डीम्ड टू बी ट्रांसफर टू द कमीशन एंड शैल बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। वेरी सिंपल थिंग। 1964 के रेजोल्यूशन से जो विजिलेंस कमीशन बना था उसके पास जो भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है वो सब ये मान ली जाएंगी कि इस एक्ट में बनी कमीशन को ट्रांसफर कर दी गई है और आगे की जितनी भी कार्यवाही उनकी होगी, जो भी प्रोसीडिंग होगी वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग होगी। ये था क्लॉज बी। क्लॉज सी कहता है ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ विजिलेंस कमीशन शैल बी डीम्ड टू हैव बिकम एम्प्लॉय ऑफ द कमीशन ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशन। जो पहले वाले कमीशन के एम्प्लॉय हैं वो ये मान लिए जाएंगे कि बाद वाली कमीशन के एम्प्लॉय हो गए हैं। ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ विजिलेंस कमीशन शैल बी ट्रांसफर टू द कमीशन। 64 के रेजोल्यूशन से बनने वाली कमीशन जो थी उसकी सारी असेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गई हैं इस एक्ट के अंडर बनी कमीशन के लिए। ऑल राइट, आगे बढ़े और 25th देखते हैं। 25th कहता है नथिंग कंटेन्ड इन FEMA एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। ए सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट इन द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एज द चेयरपर्सन। ठीक है। विजिलेंस कमिश्नर एज द मेंबर, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर जिसको आप सरल भाषा में होम सेक्रेटरी कहते हो वो मेंबर होंगे। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री इन पर्सनल, मिनिस्ट्री इन पर्सनल के जो सेक्रेटरी होंगे वो भी मेंबर होंगे। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे वो एक मेंबर होंगे। ये सभी मेंबर और चेयरपर्सन मिलकर किसको अपॉइंट करेंगे? डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट को, ईडी जिसको कहते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर को ये कमिटी अपॉइंट करेगी या ये कमिटी रिकमेंडेशन देगी बेसिकली और अपॉइंटमेंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। इसका सबसेक्शन बी कहता है while making a recommendation the committee shall take into consideration the integrity and experience of the officers eligible for appointment। ठीक है। इंटेग्रिटी और एक्सपीरियंस को कंसिडर करके ही नाम रिकमेंड करेगी जो कमिटी होगी। क्लॉज सी कहता है नो पर्सन बिलो द रैंक ऑफ additional secretary to government of India shall be eligible for appointment as director of enforcement। additional secretary से बिलो रैंक के अधिकारी को ईडी का डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। ये था 25 का डी। सी डी पर आते हैं। A director of enforcement shall continue to hold the office for a period of not less than 2 years। ठीक है। कम से कम 2 साल से कम के लिए वो नहीं ऑफिस होल्ड करेगा। किस डेट से ये दिन का ये काउंट होगा? जिस दिन से उनने ऑफिस अज्यूम किया है। ठीक है। यानी कि 2 इयर्स इनकी मिनिमम टेन्योर है। फाइन। और ई कहता है डायरेक्टर shall not be transferred except with the previous consent of the committee referred to in clause A। ठीक है। जो कमिटी इनको
अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड करती है उसी कमिटी के रिकमेंडेशन पर ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को इंश्योर करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टर बिना किसी फियर एंड फेवर के काम करें, फेयरली काम करें, इस सब के लिए ये दोनों प्रोविजंस रखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, एफ पर आ जाते हैं, टू रिमूव द डिफिकल्टीज। एफ पर आते हैं, द कमिटी रेफर टू इन क्लॉज ए शैल इन कंसल्टेशन विद द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट recommend officers for appointment to the post above the level of deputy director of enforcement and also recommend extension or curtailment of tenure। ठीक है, यदि कोई डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट या उससे हायर रैंक के किसी अधिकारी को अपॉइंट करना है, तब कमिटी जो होगी वो डायरेक्टर से भी कंसल्टेशन या रिकमेंडेशन लेगी। ठीक है, जी कहता है यदि डायरेक्टर ने जो रिकमेंडेशन दिया कमिटी को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल पास सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट टू गिव इफेक्ट टू द सेड रिकमेंडेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि भाई आखिर करना क्या है, बेसिकली रिकमेंडेशन मानना है या नहीं मानना है। ठीक है, ये था 25th सेक्शन। अब 26th सेक्शन देखते हैं जो सीबीआई से डील करता है, या हमने देखा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक सुपरवाइजरी बॉडी है सीबीआई के लिए। किन केसेस में? उन केसेस में जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से डील करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 26 कहता है इन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, ठीक है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम पॉपुलरली सीबीआई के नाम से जानते हैं। ए, आफ्टर सेक्शन 1 द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी इंसर्टेड नेमली 1A, यानी कि सेक्शन 26 ऑफ सीवीसी एक्ट एक अमेंडमेंट कर रहा है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, है ना, और 1 के बाद एक 1A सेक्शन जोड़ रहा है जो कहता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड देयरइन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द सीवीसी एक्ट शैल हैव द मीनिंग्स रिस्पेक्टिवली असाइन्ड टू देम। सिंपल सी बात ये है, सेक्शन 1A जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का, वो ये कहता है कि यदि DSPE एक्ट में किसी टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है तो उन टर्म्स की डेफिनेशन वही होगी जो सीवीसी एक्ट में दी हुई है, यानी कि इस एक्ट की डेफिनेशंस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर भी एप्लीकेबल होती हैं। ये 26 कहता है, या सेक्शन 1A कहता है DSPE एक्ट का, और 26 ने इस सेक्शन को ऐड किया है। देन बी क्लॉज कहता है फॉर सेक्शन 4 ऑफ DSPE एक्ट the following sections shall be substituted, namely section 4 clause 1, the superintendents of Delhi special police establishment insofar as it relates to offence alleged to have been committed under prevention of corruption act shall vest in the commission। बिल्कुल सिंपल सी बात है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट यानी कि सीबीआई यदि किसी एक केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो केस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड है, द एलिज्ड केस इज रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, द सुपरिटेंडेंस ऑफ DSPE shall vest in सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो सुपरिटेंडेंस करेगी किसको? सीबीआई को या दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को। क्लॉज 2 कहता है इसका, सॉरी सब सेक्शन 2 कहता है same as otherwise provided in subsection 1, the superintendence of the said police establishment in all other matters shall vest in central government। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अलावा बाकी सारे मैटर्स में सुपरिटेंडेंस कौन करता है? सीबीआई का या दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सब सेक्शन 3 कहता है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ Delhi Special Police Establishment shall vest in an officer appointed by in this behalf by central government। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को कौन रेगुलेट करेगा या कौन
कैरी करेगा, तो वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड ऑफिसर होगा जिसको हम डायरेक्टर के नाम से जानते हैं, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई. सो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ सीबीआई who shall exercise what kind of power? The powers which are vested in the hands of a इंस्पेक्टर जनरल. ठीक है, एक इंस्पेक्टर जनरल इन अ स्टेट के पास जो पावर्स होते हैं उस तरह के सारे पावर सीबीआई के डायरेक्टर या दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के डायरेक्टर को दिए गए हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 27 सेक्शन देखते हैं. बड़ा जनरल सा ये आखिरी प्रोविजन है. 27 का सेक्शन 1 कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग रेजोल्यूशन नंबर 371/20/99 AVD 3 dated on 4th April 1999 as amended by resolution of even number dated 13 August 2002 is hereby repealed. केवल काम की बात यही है याद रखने वाली. 1999 का जो रेजोल्यूशन था वो रिपील यहाँ पर कर दिया गया है. क्लॉज 2 कहता है nothing notwithstanding such repeal and the cessor of operation of the CVC Ordinance 1999, anything done or any action taken under the said resolution and the said ordinance, including the appointments made and other actions taken or anything done or any action taken or any appointment made under Delhi Special Police Establishment Act 1946 and FARA Foreign Exchange Regulation Act 1973 as amended by the said ordinance shall be deemed to have been made or taken under this act. सिंपल सी बात ये कह रहा है कि भले ये ऑर्डिनेंस 1999 वाला रिपील हो गया है, उनके प्रीवियस एक्शंस प्रीवियस डिसीजंस को ओवरराइड नहीं करेगा या उनको कैंसिल आउट एनल नहीं करेगा. वो यही माना जाएगा कि इसी कमीशन ने उसे किया है और उस ऑर्डिनेंस ने कुछ अमेंडमेंट्स किए थे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में, तो उन ऑर्डिनेंसेस को भी एन्यूल नहीं करेगा वो उन अमेंडमेंट्स को भी ये रिपील एन्यूल नहीं करेगा, वो एज इट इज़ फोर्स में रहेंगे. और ये माना जाएगा कि ये जो एग्जिस्टिंग कमीशन है मेड अंडर द सीवीसी एक्ट 2003 उसके द्वारा लिए गए डिसीजन है. ठीक है, सो दिस वाज 27th section and the last section of Central Vigilance Commission Act. Here we completed the Central Vigilance Commission Act in 3 parts. Part 1 और 2 आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे, उन्हें आप ज़रूर देखिए. अगले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट. छोटा सा एक्ट है, एक पार्ट में कवर हो जाएगा. आई होप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के सारे प्रोविजंस आपको समझ में आ गए होंगे. यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं. मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर कर दूं. और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें. जो लोग भी आपके फ्रेंड्स हैं जो सीबीआई या ईडी एपीपी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें, है ना. और खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. हैव अ ग्रेट डे.